क्या डिस्कस कर रहे थे हम पिछले वेबिनार में। हम ओवरव्यू लेते हैं अपने सिलेबस का। हमारे सिलेबस का एक मेजर एरिया है बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। राइट। और उस बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े जिनका मैं अभी जिक्र करता हूँ। और उसके बाद हमारा जो मेजर सिलेबस का एरिया है, हमने अपने सिलेबस को 7 से 8 एक मेजर टॉपिक्स में डिवाइड किया है, कैटेगरीज में, टॉपिक्स में। और फिर उनके अंदर हम सब टॉपिक्स हैं, हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स जिनको हम पढ़ते हैं। तो हमने बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एक हमारे सिलेबस का मेजर एरिया है। उसके बाद एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ते हैं हम। उसके बाद हम पढ़ेंगे शेयर वैल्यूएशन एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ये दोनों और दो टॉपिक्स हैं, लेकिन हम साइमल्टेनियसली इनको साथ पढ़ते हैं क्योंकि शेयर वैल्यूएशन की बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है एमएनए के एरिया में। एवरी एमएनए क्वेश्चन वन वे और द अदर इट डज इन्वॉल्व शेयर वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। और उसके बाद फॉरेक्स एंड रिस्क हेजिंग हमारा एक बड़ा एरिया है। फिर ऑफ कोर्स वी हैव वर्किंग कैपिटल, we do have ratio analysis and financial statement analysis। इस तरह के टॉपिक्स भी हैं। लेकिन डिविडेंड वैल्यूएशन, डिविडेंड पॉलिसी डिसीशंस। लेकिन प्राइमरीली अगर हम देखें तो हमारे सिलेबस का इसेंस ये 4 एरियाज हैं जो कि हमारे की लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स से भी अलाइंड है। हमारा एक बुनियादी ऑब्जेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस पूरे सिलेबस का ये है कि वी शुड बी एबल कि हम इन्वेस्टमेंट डिसीशंस करने के काबिल हो जाएं। वी शुड बी एबल टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीशंस। और वी शुड बी एबल टू डू फाइनेंसिंग डिसीशंस एज वेल। तो ये जो दो मेन एरिया हैं कि भाई एक इन्वेस्टमेंट्स है, क्या ये वायबल है या नहीं है, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स हैं एक से ज्यादा, तो विच वन टू प्रेफर। और अगर इन्वेस्टमेंट करें तो हाउ डू वी फाइनेंस दैट इन्वेस्टमेंट, व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट शुड बी यूज्ड, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट द बिजनेस हैज टू कवर व्हेन इट इज अंडरटेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। ये जो मेन एरियाज हैं, ये इन दो टॉपिक्स के अंदर इन दो एरियाज के अंदर दो की लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम कवर करते हैं। फिर ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ परसू करती हैं थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। थ्रू एक ऑर्गेनिकली ग्रोथ होती है और दूसरी ग्रोथ होती है बाय एमएनए। तो उसी के लिए फिर हम शेयर वैल्यूएशन भी पढ़ते हैं, एमएनए का भी एरिया पढ़ते हैं। तो दैट्स आल्सो अलाइंड टू एमएनए इज आल्सो अ मेजर इन्वेस्टमेंट या डाइवेस्टमेंट अगर डीमर्जर हो रहा है तो डिसीजन। तो ये एरिया भी समझें किसी तरीके से इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव से लिंक्ड है। और इट आल्सो कवर्स अनदर एरिया कि जी ग्रोथ अगर हम करें तो ग्रोथ ऑर्गेनिकली भी होती है और थ्रू एमएनए के थ्रू भी होती है कि मैं किसी कंपनी के साथ को अक्वायर कर लूँ, किसी के साथ मर्ज हो जाऊं, किसी को अपने साथ मर्ज कर लूँ। वो एरिया यहाँ कवर होता है। फिर ये जो हमारा सिलेबस का एरिया है, मैं इसलिए ये सिलेबस का दोबारा ओवरव्यू दे रहा हूँ फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव ज्वाइंड आफ्टर रिजल्ट। दे शुड नो व्हाट इज द कैनवस ऑफ अ सिलेबस जिसको आप रिकॉर्डेड लेक्चर में कवर करेंगे और जिस पे हमारा पूरा सिलेबस मुनस्सिर है और जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। फॉरेक्स एंड रिस्क हेजिंग, इसमें फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट्स, उसके फंडामेंटल्स, एक्सचेंज रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क और इसके अलावा और भी डिफरेंट रिस्क यहाँ हम कवर करते हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क है, फेयर वैल्यू रिस्क है, इवन कमोडिटी प्राइस रिस्क है। एनीथिंग दैट फ्लक्चुएट्स क्रिएट्स जनरेट्स अ रिस्क ऑफ एडवर्स फ्लक्चुएशन। इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे होते हैं तो जनरेट अ रिस्क ऑफ एडवर्स इंटरेस्ट रेट्स मूवमेंट। जैसे अभी हमने देखा पिछले 1-2 सालों में कि इंटरेस्ट रेट्स कैसे शूट कर गए, बोरिंग कॉस्ट कहाँ पहुंच गई बिजनेसेस की। जो है ना 22% का आपका जो है ना बेंचमार्क रेट हो गया। तो
24-25% की, K+2 K+3% आप बोरोइंग कर रहे हैं, 24-25% की बोरोइंग कॉस्ट हो गई थी। नाउ दैट्स द इंटरेस्ट रेट रिस्क, अब जिन लोगों ने फाइनेंसिंग ली हुई थी वेरिएबल रेट पे 4 साल 5 साल की, उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट कॉस्ट कहाँ से कहाँ पहुंच गई। जिन्होंने कार लीजिंग कराई हुई थी, जिन्होंने मॉर्गेज लोन्स लिए हुए थे, तो उनकी तो पिछले सालों में कॉस्ट और इंस्टॉलमेंट्स कहीं की कहीं पहुंच गई। इंटरेस्ट रेट रिस्क की तरह जैसे मैंने कहा एक्सचेंज रेट रिस्क है, फिर ऐसे ही शेयर्स की प्राइस फ्लक्चुएट होती है, कमोडिटीज की प्राइस फ्लक्चुएट होती है, दिस ऑल जनरेट्स व्हाट वी कॉल्ड फेयर वैल्यू, शेयर प्राइस रिस्क, फेयर वैल्यू रिस्क, कमोडिटी प्राइस रिस्क। तो एक्सचेंज रेट्स भी ऐसे ही हैं जैसे जो फ्लक्चुएट करते हैं, दे जनरेट अ रिस्क फॉर अस व्हिच इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट रिस्क। तो इस रिस्क हेजिंग के अंदर ना सिर्फ हम एक्सचेंज रेट रिस्क पढ़ते हैं, बल्कि हम और रिस्क भी पढ़ते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क, शेयर प्राइस रिस्क, कमोडिटी प्राइस रिस्क एंड सो ऑन। तो ये भी हमारे सिलेबस का एक बड़ा एरिया है। और फिर बाकी ये छोटे छोटे एरियाज हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसमें जनरल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के जनरल क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास नॉलेज बेस है, यू नो और यहाँ सिर्फ हम उसे अप्लाई करके और डिसीजन मेकिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव। सो ये भी छोटे छोटे एरियाज हैं, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस के जी। ऑर्गेनाइजेशंस, हर एंटिटी जब प्रॉफिट अर्न करती है तो हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पीरियड एंड के ऊपर उनको एक डिसीजन करना होता है, हाफ ईयर हो एनुअल हो, कि जी कितना प्रॉफिट हम रिटेन रखें, कितना पे आउट कर दें इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सो दिस इज अ रेगुलर डिसीजन दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू टेक। तो ये डिसीजन क्या है, डॉग बेसिस पे हो, जितना दिल चाहे दे दें, जितना ना दिल चाहे ना दें, या किसी पॉलिसी फ्रेमवर्क, किसी कवायद व जवाबित के मुताबिक हो। तो ये सारी बातें इसमें हम पढ़ते हैं, लेकिन ये हैं छोटे छोटे एरियाज। इसेंस ऑफ द सिलेबस, ये जो 4 एरियाज हैं जिनको मैंने बॉक्स में किया है, और यहीं से बनता है हमारा 80% पेपर, 80 to 85%। इन टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आते भी हैं, तो मेरा ख्याल है बहुत बहुत तो 15 मार्क्स की इनकी वेटेज है। ये बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से ज़रूर आपके पास क्वेश्चन आएगा। इसकी वेटेज वेरी करती है, 25 से 35% आप कह सकते हैं जनरली। ये भी आप समझें कि 25% तक की इसकी भी वेटेज है, 25 से 35%। शेयर वैल्यूएशन और ये 15 से 20%। फॉरेक्स एंड रिस्क हेजन 15 से 20%। ठीक है, कभी एक का क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए, कभी बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की वेटेज ज़्यादा हो जाएगी तो थोड़ी एडवांस की कम हो जाती है, एडवांस की ज़्यादा होती है तो बेसिक की कम होती है। इसकी आप 15 से 20% वेटेज कह सकते हैं, इसको भी आप 15 से 20% की वेटेज कहते हैं। जनरली इन एरियाज पे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। शायद ही कोई जो है ना ऐसा पेपर हो जिसमें फॉरेक्स को एग्जामिन ना किया गया हो, लेकिन ये जो स्पेशली बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, एडवांस्ड और फॉरेक्स, ये तो ज़रूर एग्जामिन होते हैं ये एरियाज। अब इन एरियाज के अंदर नेचुरली सब टॉपिक्स हैं, ये खुद एरियाज अपने अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स को समोए हुए हैं। बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की डिस्कशन हमने शुरू की थी, ये इसलिए यहाँ से शुरू किया कि आप एमएफए में अपने कैफ लेवल में कुछ इसका हिस्सा पढ़ के आते हैं, बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। यहाँ हम फंडामेंटल्स बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन की डिस्कशन करते हैं। इसमें हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स जो आप पढ़ के आए हैं, एनपीवी, आईआरआर, इनके फंडामेंटल्स की डिस्कशन करते हैं। आज हम आईआरआर की वैसे भी डिस्कशन करेंगे और एमआईआरआर की। तो एनपीवी के जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स हैं, जिसे हम डीसीएफ टेक्निक्स कहते हैं, इनकी बुनियादी, अगर इनको बहुत ही सिंपल आसान तरीके से बयान किया जाए, तो इनको अगर आपने पूरा समझना है और इन पे ग्रिप हासिल करनी है, तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, कैश फ्लो डिटर्मिनेशन पे आपने ग्रिप हासिल करनी है, और एक डिस्काउंट रेट डिटर्मिनेशन पे, इसीलिए इन्हें डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स कहा जाता है, इस पे ग्रिप हासिल करनी है। चाहे एनपीवी हो चाहे आईआरआर हो, हमें कैश फ्लोज चाहिए।
आईआरआर में भी हमें कैश फ्लोज चाहिए, इस एनपीवी के लिए भी हमें कैश फ्लोज चाहिए। एनपीवी के लिए कैश फ्लोज होते हैं जिनको हम डिस्काउंट करते हैं और एनपीवी निकालते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। आईआरआर में भी हमें कैश फ्लोज चाहिए जिनके थ्रू हम आईआरआर निकालते हैं, लेकिन जब आईआरआर आ जाए उस आईआरआर का हम क्या करेंगे, उससे फैसला कैसे करेंगे, अनटिल वी हैव द बेंचमार्क रेट। ये डिस्काउंट रेट हमारा बेंचमार्क रेट होता है। डिस्काउंट रेट इसलिए कहते हैं ऐसे कि इससे डिस्काउंटिंग की जाती है, इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, इसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, इसे मिनिमम रेट भी कहते हैं, इसे रिक्वायर्ड रेट भी कहते हैं, एंड सो ऑन, राइट। तो आईआरआर टेक्निक के थ्रू भी फैसला करने के लिए हमें कैश फ्लोज भी चाहिए और हमें रिक्वायर्ड रेट भी चाहिए। बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हम कैश फ्लो डिटर्मिनेशन के सारे डूज एंड डोंट्स पढ़ते हैं। व्हाट आर द डूज, व्हाट आर द डोंट्स ऑफ कैश फ्लो डिटर्मिनेशन, ये ना जो कि आप पढ़ के आए हैं, यहीं से बात स्टार्ट करते हैं। नेचुरली यहाँ क्वेश्चन थोड़े एडवांस लेवल के हैं, लेकिन फंडामेंटल्स हम आपके रिफ्रेश करवाते हैं और डूज एंड डोंट्स की डिस्कशन करते हैं कैश फ्लो डिटर्मिनेशन की। तो कैश फ्लो डिटर्मिनेशन के डूज एंड डोंट्स में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेलेवेंट कैश फ्लोज की आइडेंटिफिकेशन और इररेलेवेंट कैश फ्लोज। व्हाट इज रेलेवेंट फ्रॉम डिसीजन मेकिंग परस्पेक्टिव, डिसीजन रेलेवेंट कैश फ्लोज एंड डिसीजन इररेलेवेंट कैश फ्लोज, इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फिर हम टैक्स के कैश फ्लोज, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के कैश फ्लोज सही, इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट्स को सही इनकॉर्पोरेट करना, ये सब सीखते हैं, ठीक है। और डोंट्स में हम क्या करते हैं, डोंट्स में हम इंश्योर करते हैं कि कोई ऐसा आइटम ना आए जो कि कैश फ्लोज, प्रोजेक्ट कैश फ्लो में नहीं आना चाहिए। जैसे फाइनेंसिंग कैश फ्लोज, अनलेस इट्स अ फाइनेंसिंग डिसीजन वी डोंट इनकॉर्पोरेट फाइनेंसिंग कैश फ्लोज। अनलेस इट्स अ फाइनेंसिंग डिसीजन लाइक अ लीज और बोरो, हम फाइनेंसिंग कैश फ्लोज या कोई और फाइनेंसिंग डिसीजन हो कि दो बैंक्स किससे फाइनेंसिंग ली जाए, उस फाइनेंसिंग डिसीजन को छोड़ के इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कभी भी फाइनेंसिंग कैश फ्लोज नहीं आते। ये सारी बातें डिस्कस की गई हैं। आइडिया ऑफ दीज वेबिनार्स इज टू गिव यू एन ओवरव्यू, इज टू ओपन योर विंडो, is not to replace the lectures that are already there on the portal। recorded lectures में सारी बातें हैं, यहाँ मैं वो विंडो ओपन कर रहा हूँ कि आपको क्या मिलता है रिकॉर्डेड लेक्चर्स में। तो यहाँ हमने बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में कैश फ्लोज के डूज एंड डोंट्स डिस्कस करते हैं। ये वाला हिस्सा बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का पार्ट है। दिस इज पार्ट ऑफ बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ये वाला पूरा जो एरिया है डिस्काउंट रेट डिटर्मिनेशन, ये है एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एरिया। ये हम एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में पढ़ते हैं, राइट। तो बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हम कैश फ्लो डिटर्मिनेशन के सारे डूज एंड डोंट्स कवर करते हैं। उसके बाद हम छोटे छोटे और टॉपिक्स हमने कवर किए हैं जिनका एक ओवरव्यू हमने पिछले वेबिनार्स में आपको दिया भी है। द आइडिया दैट आई एम रिपीटिंग ऑल दिस इन टुडेज वेबिनार इज दैट हमारे वो दोस्त जो रिजल्ट के बाद जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनको हम ऑन बोर्ड ले लें कि हम कहाँ पहुँचे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी प्रिपरेशन फिलॉसफी क्या होगी। मैं आखिरी वक्त तक आपके साथ मौजूद रहूँगा और हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, व्हाट्स द ऑप्टिमल वे टू प्रिपेयर, व्हाट आर द टूल सेट्स अवेलेबल टू यू, ये सारी बातें मैं आज दोबारा रिपीट करूँगा। तो डूज एंड डोंट्स हैं बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, राइट। पहले इसको कवर करता हूँ फिर ये सारी और बातें करेंगे। फिर इसमें एसेट रिप्लेसमेंट डिसीशंस, बल्कि उससे पहले सेंसिटिविटी एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड मिसिंग फिगर्स, ये पढ़ते हैं हम। फिर हम इसमें एसेट रिप्लेसमेंट डिसीशंस, कैपिटल राशनिंग, फ्यूचर वैल्यूज और उनकी रेलिवेंस, ये सारी बातें पढ़ते हैं। आईआरआर, एमआईआरआर कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें हमारे इस बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का हिस्सा है अलॉन्ग विद द कैश फ्लो डिटर्मिनेशन। कैश फ्लो डिटर्मिनेशन के साथ साथ हम ये सारा काम भी बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में ये टॉपिक्स कवर करते हैं।
एक और भी एरिया बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में है, जिसको हम कहते हैं लीज और बोरो डिसीशंस। लीज और बोरो एंड बाय जिसे हम कहते हैं, लेकिन शॉर्टकट में कहते हैं लीज और बोरो डिसीशंस। लेकिन ये है बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ही का हिस्सा, ये सारी बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का पूरा कैनवस है, राइट। लेकिन इसको हम पढ़ते बाद में है, लीज और बोरो डिसीशंस को एज अ सेपरेट टॉपिक हमने बाद में कवर किया है, राइट। क्योंकि जब हम एडवांस इन्वेस्टमेंट पढ़ लेते हैं अप्रेजल, फिर हम ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होते हैं बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के इस टॉपिक को कवर करने के लिए। जी समी, आई आंसर योर क्वेश्चन, होल्ड ऑन। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस, एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस, कैपिटल राशनिंग, फ्यूचर वैल्यूज, एम आई आर आर हमने अभी तक वेबिनार्स में क्या क्या कवर किया है आपको बताया है। ये कैश फ्लोज के डूज एंड डोंट्स, ये बेसिक्स किए हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस, कैसेट रिप्लेसमेंट, कैपिटल राशनिंग, फ्यूचर वैल्यूज, जहाँ तक की बातें की हैं, और आपसे कहा है कि ये क्या, कि आप सारे लेक्चर्स देखें और उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करें और मुझसे आके डिस्कस करें वेबिनार्स में। अब हमारे पास टूल सेट क्या है, व्हाट इज़ द टूल सेट अवेलेबल टू अस हमारी प्रिपरेशन का। सबसे पहले तो हमारे पास एलएमएस है, जिसके अंदर सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स में न सिर्फ चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के अंदर आपके लेक्चर्स हैं, बल्कि उन चैप्टर्स ही में आपकी पास्ट पेपर्स की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस कराई गई है। और पास्ट पेपर्स एज पास पूरे पूरे पेपर्स भी करवाए गए हैं। और उसमें हमने कोशिश की है कि अभी जो रिसेंट जितनी हमने प्रैक्टिस करवाई है वो आपको सॉफ्टवेयर पे करवाई भी है। आपकी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का सॉफ्टवेयर है उस पर प्रैक्टिस करवाई गई है। तो सबसे प्राइमरी मटेरियल तो आपके पास ही है। इसी के साथ आपके पास बुकलेट्स हैं सारी, ठीक है। और जो भी चार बुकलेट्स हैं आपके पास, जिनको मैं कहता हूँ कि आप ज़रूर साथ रखें, वो हार्ड कॉपी बुकलेट्स उनकी ले लें। वैसे सॉफ्ट कॉपीज ऑफ वो सारे हैंडआउट्स की, इनके अंदर भी सॉफ्ट कॉपी मौजूद है वो सारे हैंडआउट्स की, लेकिन प्रेफरेबल ये है कि आपके पास हार्ड कॉपी होती है तो आपके पास आसान हो जाता है प्रैक्टिस करना। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। इसके अंदर न सिर्फ आपके पास टॉपिक वाइज चार बुकलेट्स हैं, बल्कि उसके बाद आपके पास एक रिवीजन किट भी है, जिसमें टॉपिक्स सारे रिवाइज किए गए हैं, सारे फॉर्मूलाज मौजूद हैं। अब आपको पता है कि बीएफडी में अब आपको बुक्स ले जाने की इजाज़त नहीं है, फॉर्मूला शीट आपको दी जाती है, जो कि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, हमारी रिव्यूड है। और वो फॉर्मूला शीट जो है, जिसमें सारे फॉर्मूलाज मौजूद होते हैं आपके पास, एंड आई थिंक इन अ कंप्यूटेशनल सब्जेक्ट लाइक पीएफडी वो दिस इज़ गुड इनफ। बेटा सॉफ्ट कॉपी समी है, कहीं कहीं मिसिंग है, और जहाँ मिसिंग आपको मिले वो आप बता दीजिएगा। सॉफ्ट कॉपीज अटैच की हुई हैं, आपने शायद पहले देखा होगा, बाद में उन्होंने सारी कोशिश की अटैच करने की। हाँ कहीं कहीं अभी भी मिसिंग है, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ मिस हो आप आइडेंटिफाई करें तो वो आपको दे देंगे, या वहाँ अटैच कर लेंगे। बाद औकात ये है कि कहीं एक चैप्टर के शुरू में उन्होंने सारे ही टॉपिक्स लगा दिए हैं, सारी अटैच करनी है सॉफ्ट कॉपीज। अच्छा उसके बाद ऑफ कोर्स ये वेबिनार्स हैं आपके लिए, और इन वेबिनार्स के थ्रू हम, ये वेबिनार्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंटरेक्शन भी है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको एक ओरिएंटेशन दे दूं सब्जेक्ट के टॉपिक्स की। और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कम एंड आस्क क्वेश्चन, और कोई भी आपकी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, इवन इस तरह का मसला हो कि सर हैंड आउट नहीं मिल रहा, फला चीज़ नहीं है, वो लेक्चर कंप्लीट नहीं है, उसकी सीक्वेंस ठीक नहीं है। सो अच्छा ये ज़रा चेक करें ये कैसे है। ये कह रहे हैं कि मैंने 7 चैप्टर्स शुरू किए हैं और उसमें वो नहीं लगे हुए हैंड आउट। बाकर भाई से अभी बोले कि आप चेक करें, ये हो नहीं सकता ना, क्योंकि पिछले या तो जो उन्होंने नया हैंड आउट्स हैंड आउट्स अटैच नहीं है, वो ये कह रहे हैं उन्होंने चेक किया। तो अभी जो रिसेंट अटेम्प्ट की उन्होंने पूरी बनाई है उस पर उन्हें जो है चेक करना है।
बेटा मैंने खुद चेक किए हैं, ये पता नहीं इस अटेम्प्ट का आप कुछ कह रहे होंगे, बट अदरवाइज डजंट सीम पॉसिबल कि नहीं लगे हुए हो। क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट के तो मैंने खुद चेक करके लगवाए हैं काफी। तो लेट अस चेक इट आउट, डोंट वरी सर, वी विल चेक इट आउट। वेबिनार्स हैं आपके पास, और वेबिनार्स का जो मैं कह रहा हूँ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका Q&A सेशन, कोई आपके कंसर्न्स, आपके इश्यूज, कॉन्सेप्चुअल, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो हम यहाँ डिस्कस करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है इसका। फिर हम कोशिश करते हैं कि आप ये कुछ मॉक्स भी लें, और वो कोशिश करेंगे 2 मॉक्स तो एटलीस्ट हो, 2 से 3 मॉक्स हम कोशिश करके लेते हैं। और फिर द लास्ट वन इज दैट यू हैव द व्हाट्सएप ग्रुप, यू हैव TA, और मैं अवेलेबल हूँ। आपको कोई भी क्यूरीज हो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पूछें, एंड वी ट्राई टू आंसर द क्यूरी विद इन 24 hours, मैक्सिमम 48 hours, as soon as possible, but this is the SOP that we have developed. सो दिस इज द वे यू वुड बी प्रिपेयर। अब आपको करना ये है कि जिस सीक्वेंस में लेक्चर्स लगे हुए हैं और हम यहाँ कवर कर रहे हैं वो आप लेक्चर्स देखें। आपसे रिक्वेस्ट ये है, और आपको स्ट्रांगली सजेस्टेड ये है कि आप एटलीस्ट 9 to 11 hours, मिनिमम 9, आइडियली 11 to 12 hours आप वीकली डेडिकेट करें टू द सब्जेक्ट। और ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसका सही फायदा लें। ये वर्चुअल वर्ल्ड फायदा भी दे सकता है और ये नुकसानदेह भी है। फायदा इसमें यह है कि आपका कम्यूटेशन टाइम बच गया, आप लेक्चर अपनी पेस पे देख सकते हैं, रात को 11 बजे दिल चाह रहा है देख सकते हैं, सुबह फजर के बाद उठ के देख सकते हैं। तो यू कैन व्यू द लेक्चर्स, यू कैन सी द लेक्चर्स बेस्ड ऑन योर ओन कन्वीनियंस एंड योर बायोलॉजिकल क्लॉक। आप आउटसाइड कराची हैं, आपके पास ये सबसे आसान है। अच्छा, गॉट द हैंड आउट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, लिंक वॉज मिस्ड, नो प्रॉब्लम समी। अगर अभी भी मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसी एरियाज हैं जहां आपको शायद हैंडआउट्स ना मिलें, या कहीं आपको ऐसा फील हो कि इस टॉपिक पे नहीं है, तो बता दीजिएगा, वो हम बाकर से कह दीजिएगा या ग्रुप पे लिख दीजिएगा तो हम चेक करवा देंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बात कर रहा था, 9 to 11 hours अ वीक। देखें, ये बेंचमार्क कहाँ से है, आई मीन दिस इज बेस्ड ऑन जो है ना हिस्टोरिकल, जो हमने 20 साल 25 साल जो है क्या कहते हैं, जो ये सब्जेक्ट की हमने डिस्कशंस की हैं। जनरली हम क्लास में, क्योंकि सब्जेक्ट का सिलेबस जो है ना वो बीच में चेंज हुआ था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आधा 60% सिलेबस डाल दिया गया, बाद में अब दोबारा रैशनलाइज हो गया है, तो अभी वो सिलेबस उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे पहले था। तो टिपिकली वी यूज टू टेक 3 classes अ वीक। 3 classes अ वीक का मतलब ये होता है कि हमारी क्लास टाइम होता था 2.5 से 3 आवर्स, राइट। तो अगर आप वो देखें, जब आप 3 classes अ वीक अटेंड किया करते थे हम स्टूडेंट्स, तो इफेक्टिवली दे यूज टू डेडिकेट एटलीस्ट 12 आवर्स, 1 घंटा 1.5 घंटा आना जाना, क्लास ब्रेक, इतना टाइम तो कम से कम आप अभी भी डेडिकेट करें। उसके अलावा मजीद जब एग्जाम क्लीज होंगी तो यू वुड स्पेंड मोर टाइम, बट दिस इज मिनिमम फॉर 4 मंथ्स अगर आप ये करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखें तो आप 125 150 घंटे सब्जेक्ट को प्रॉपरली डेडिकेट करेंगे, एंड दैट्स एन एडिक्वेट टाइम। आपके लेक्चर्स में आप देखेंगे कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए भी दिए हैं, जो कि आपको उस हैंडआउट की बुकलेट में मिल जाते हैं, सॉल्यूशन भी फिर उसके हैं। उनको ढंग से करना, तरीके से और डिसिप्लिन के साथ लेक्चर्स देखना, दिस इज रिक्वायर्ड ऑफ यू। आप ये लेक्चर्स देखेंगे, और लेक्चर्स को ये 1.5 की स्पीड से और जल्दी से नहीं, जिस तरीके से लेक्चर में प्रैक्टिस करवाई गई है कोशिश करें कि उसी तरीके से आप भी करें। एक्सेल में प्रैक्टिस कर लें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप अब आपका एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड है, तो साथ में एक्सेल और वर्ड की शीट ऐसे ही खोल लें और वहाँ प्रैक्टिस करते रहें आप, ताकि आपकी स्पीड भी और आपकी जो है ना एग्जाम में इन्वायरमेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा फेमिलियर लगे, बजाय इसके कि आप कॉपी पे सॉल्व करें। ये भी कर सकते हैं, इनिशियली आप कॉपी पे सॉल्व कर लें, बाद में कुछ प्रैक्टिस आप एक्सेल पे और वर्ड पे कर लें, बट आई वुड प्रेफर कि अब आप शुरू से ही सारी प्रैक्टिस स्प्रेडशीट पे और अपने वर्ड एडिटर पे करें।
जो कि एग्जाम में आपको यूज करना है एक्चुअली। सो ये है जो है ना मिनिमम, ये है आपका मतलब टूल सेट है, और इतना आपने टाइम वीकली बेसिस पे डेडिकेट करना है, तो जब आप एग्जाम लीव में जाएंगे यू वुड फील कॉन्फिडेंट, आखिर में प्रेशर कुकर नहीं बनेगा। ठीक है जी। बाकी ये वेबिनार हम आखिर तक करते रहेंगे। हम आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है ना वो एंड तक अटैच रहेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एज सून एज यू कैन, ताकि आपकी क्यूरी जल्द से जल्द क्लियर हो और आप तजब्जुब में और परेशानी में ना रहें। अच्छा, एक बात और भी, कुछ दोस्त इस मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि जी बस मुझे बात समझ में आ गई, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो बस बात हो गई। देखें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको बात समझ में आ जाए, टॉपिक क्लियर हो जाए, बट फॉर एग्जामिनेशन यू इक्वली नीड अ गुड प्रैक्टिस एज वेल। है ना? अगर 50 to 60% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, तो 40 to 50% जो है ना आपकी प्रैक्टिस भी है। यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व विद इन द गिवन टाइम फ्रेम अनलेस आपकी एडिक्वेट प्रैक्टिस हुई भी हो। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद का जो दोस्त आए कहते हैं वो सर बाद में हमें लग रहा था क्वेश्चन इतना आसान था, एग्जाम में नहीं हुआ। एग्जाम में हाथ तब चलता है जब आपकी एडिक्वेट प्रैक्टिस हो, यू हैव योर मसल मेमोरी, यू हैव योर मेमोरी इन योर हैंड्स, योर एबिलिटी टू डू इट विद इन द रिक्वायर्ड टाइम इज द रियल इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? और उसके लिए दोनों चीज़ें चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी और प्रैक्टिस भी। और ये जो हम मॉक करते हैं ये भी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वो अपने नर्वस सिस्टम को भी जो है ना स्ट्रॉन्ग करते हैं, और आप एक सिमुलेट करते हैं जब एग्जाम एनवायरनमेंट, बिकॉज योर एग्जाम इज एज मच अ टेस्ट ऑफ योर नर्व एज अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। तो आपकी स्ट्रेस टेस्टिंग भी उसी में हो जाती है। सो ये सारी बातें बुनियादी हैं जो मैंने अभी आज आपसे दोबारा रिपीट करनी, दैट वी जनरली कवर इन आवर फर्स्ट क्लास, क्योंकि कुछ दोस्तों ने बाद में ज्वाइन किया है। सो यहाँ तक अब है आज का वेबिनार, इज ऑल्सो अ सीरीज ऑफ द सिमिलर वेबिनार, वंस इन अ वीक हम वेबिनार लेते हैं। हाँ, अभी किसी ने बात की कि सर आप कोई और क्लास लेंगे, कहीं ज़रूरत हो, आप कहें कि सर ये वाला एरिया हमें कवर करा दें, तो मैं दो काम करता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा ये मज़ीद करवा दें या इस टॉपिक को और क्लियर कर दें, ये रिकॉर्डेड लेक्चर में जो है ना पूरी बात कंप्लीट नहीं है, इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करा दें, एज एन एग्जाम्पल कह रहा हूँ। अब जनरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें वैसे ही कॉम्प्रहेंसिव हो गई हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर में हम और कंटिन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने और लेक्चर्स ऐड किए हैं, हमने प्रैक्टिस ऐड की है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं समझते हैं कि भाई इस टॉपिक में सर हमें मजीद हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं आपसे कहूँगा जी आप इस दिन आ जाएं, मैं उस दिन वैसे ही लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा होगा, आप आके अटेंड कर लें, या वो रिकॉर्डेड लेक्चर हम आपको दे देंगे। तो दिस इज़ हाउ वी कैन फर्दर एड ऑन एंड फर्दर इसे हम इनरिच करें आपकी प्रिपरेशन। अच्छा, उसके बाद आ जाएं, जो आप किसी ने पूछा सर, हाँ क्या कह रहे हैं तारिक? जी, अगर मैं वेबिनार, मैं बाज़ औक़ात घर से भी ले रहा होता हूँ, और बाज़ औक़ात हम या इंस्टीट्यूट से, जैसे आज इंस्टीट्यूट से ले रहे होते हैं संडे को, अगर मैं इंस्टीट्यूट से ले रहा हूँ तो यू कैन ऑलवेज कम एंड ज्वाइन, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है तारिक, तो अब तारिक अब आप पूछ सकते हैं सवाल बिफोर आई स्टार्ट, अगर आपके जितने हमने टॉपिक्स अभी तक डिस्कस किए हैं और आपसे कहा है कि आप कवर करें, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। आपका कोई अगर सेशन से मुतालिक तारिक कह रहे हैं उनका कोई सवाल है तो प्लीज़ गो अहेड। अच्छा, ये सवाल किसी का भी हो, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप सब उन सवालों को सुना करें और उनका आंसर सुना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे जहन में भी कुछ कन्फ्यूजन चल रही होती है, किसी और के क्वेश्चन से वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाती है। Working on real cash flow is only possible if all components of cash flows and discount rate are inflating at the same rate. बिल्कुल ठीक है, maybe say that first of all components must inflate and then must inflate at the same rate. To clarify it, suppose one component is not inflating, then in BFD language we'll say that the said component is actually inflating at 0% and all others are inflating at 5. Hence, multiple inflation rates and working no longer can be possible. बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल ठीक बात हो गई आपकी। ये ऐसा ही है, और अगर एक लेट से तीन कंपोनेंट नहीं इन्फ्लेट हो रहे
और चार कंपोनेंट्स इन्फ्लेट हो रहे हैं, तो इफेक्टिवली ये कुछ तीन कंपोनेंट जीरो रेट पे हैं और चार कंपोनेंट्स एक सर्टेन रेट से हैं, तो यू कैन से इट्स अ मल्टीपल। तो इसमें बेहतर ये है कि आप नॉमिनल रेट से ही डिस्काउंट करें। ऐसे केस में आप ये कर सकते हैं, उन तीन कैश फ्लोज को अलग रियल से करें, बाकी को नॉमिनल, बट वो अजीब खिचड़ी बन जाएगी। सो यस, आप नॉमिनल रेट से ही डिस्काउंट करें, इसको मल्टीपल डिस्काउंट, मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट्स ही ट्रीट करें तारिक। ये भी बिल्कुल ठीक बात हो गई। अगर इन्फ्लेशन लेट से ईयर 3 से शुरू हो रही है और एक दो साल में इन्फ्लेशन नहीं है, तो आप रियल रेट से डिस्काउंट नहीं कर सकते। फिर आपको या तो यूं कहना पड़ेगा कि जी ये जो है ना, ये 2 ईयर्स के लिए डिस्काउंट रेट को अलग रियल मान लूं और दो बाकियों के लिए नॉमिनल कर दूं। वो अगेन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो ये बात भी आसानी के लिए बिल्कुल ठीक है कि अगर 2 साल 3 साल बाद इन्फ्लेशन शुरू हो रही है, सेकेंड ईयर में हो रही है, थर्ड में हो रही है, तो आप नॉमिनल रेट से ही डिस्काउंट करें, रियल रेट्स को छोड़ें। तो बिल्कुल सही है, इन दोनों केसेस में आप रियल रेट्स को यूज़ ना करें, नॉमिनल रेट ही यूज़ होगा। तभी हमने कोशिश की है, लेकिन जनरली स्टूडेंट्स डोंट प्रेफर एंड देयर इज नो पॉइंट इन रिपीटिंग व्हाट इज ऑलरेडी इन द रिकॉर्डेड लेक्चर। तो वो पूरा टॉपिक जो है ना 120 घंटे जो है ना फिजिकल क्लासेस में कराने का फायदा नहीं है। इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि उस टाइम को हम एफिशिएंटली यूज़ करें Q&A सेशंस के लिए। हाँ, कि कोई टॉपिक अगर आपने आके डिस्कस करना है, जैसे तारिक कह रहे हैं कि जी अगर हम फिजिकली आ सकते हैं तो यस, अगर मैं वेबिनार ले रहा हूँ आप आ जाए, फिजिकली अटेंड कर लें, और उसके बाद जो भी आपने डिस्कशन करनी है, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप आके इन पर्सन भी कर सकते हैं। तो तारिक, डज इट आंसर योर क्वेश्चंस, ये जो आपके दो क्वेश्चंस हैं? तो यस, आपके दोनों कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं, ये बिल्कुल, ये दोनों बातें आपने ठीक की। इन दोनों सिनेरियोज में हम रियल कैश फ्लोज को यूज नहीं करेंगे, नॉमिनल कैश फ्लोज को यूज करेंगे। और समी, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन एज वेल। अगर आपने कोई इन पर्सन इंटरेक्शन करना है, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड अटेंड webinars in person। अच्छा जी, so with this background of the syllabus and with this background of how we are going to cover, हमारी हम अपनी कैसे प्रिपरेशन को कंप्लीट करेंगे। बेटा ये किसी को कहेंगे चाय गर्म कर दें प्लीज। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और भी अगर किसी के कोई क्वेश्चन हैं पास्ट, जितने हमने चीज़ें डिस्कस की हैं पिछले वेबिनार्स में या अपने सिलेबस का जो भी, जहाँ तक आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू डिस्कस। नो क्वेश्चन इज एन एब्सर्ड क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन इज अ वैल्यूएबल क्वेश्चन। ये लर्निंग एनवायरनमेंट है, यहाँ बगैर किसी झिझक के क्वेश्चन पूछा करें, ताकि आपके अनआंसर्ड क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाए। डोंट कैरी दोज क्वेश्चंस टिल एंड। और इस फिक्र में ना रहेंगे वो क्या समझेगा और वो कोई और क्या सोचेगा कि क्वेश्चन बच्चों वाला है, फला है। नो, दिस यहाँ क्वेश्चन पूछना बेहतर है, यहाँ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना बेहतर है, बजाय इसके कि हम एग्जाम में कोई गलती करके आ जाए बच्चों वाली। अच्छा जी, तो अब इफ देर आर नो फर्दर क्वेश्चंस, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने कहा, मैं यहाँ चला जाता हूँ दोबारा। हमने अभी तक आपसे कहा कि आप डूज एंड डोंट्स ऑफ कैश फ्लोज के जो लेक्चर्स हैं एनपीवी कैलकुलेशन के, ये सारे आपने देखने हैं, हमने डिस्कस भी कर लिया, इनका ओवरव्यू आपको दे दिया। सेंसिटिविटी एनालिसिस, मिसिंग फिगर्स, एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस, कैपिटल राशनिंग, कुछ बात हमने फ्यूचर वैल्यूज़ की भी कर ली थी। और दोबारा कर लेते हैं, IRR, MIRR, इसकी डिस्कशन आपको मिलेगी। बिल्कुल सही बात है तारिक, तारिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि इंसान अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको आराम से कवर कर सकता है, चीज़ें को पूछ के रादर देन उसको छुपा के। तो वो ज़्यादा बेहतर है।
एब्सोल्युटली। सो अब हमने फ्यूचर वैल्यूज और एम आई आर आर की डिस्कशन में दोबारा करता हूँ आपसे। फ्यूचर वैल्यूज का एक हमने लास्ट वेबिनार में भी बात की थी कि कुछ क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट जो है ना टेस्ट किया जाता है, द यूज ऑफ फ्यूचर वैल्यूज। जनरली जब हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सबको आज यानी जिस भी पॉइंट इन टाइम पे हम मौजूद हैं, जिसे हम टाइम जीरो कहते हैं, राइट, सबको हम सारे कैश फ्लोज को अप्लाइंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट हम डिस्काउंट करके यहाँ लाते हैं और यहाँ आके हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके सबकी और अल्टीमेटली एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग पीवी इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। हम डिस्काउंटिंग करते हैं, राइट, हम डिस्काउंटिंग कर रहे होते हैं और क्वेश्चन कहता है एनपीवी कैलकुलेट करें। लेकिन बाद औकात क्वेश्चन हमें ये कहता है बजाय एनपीवी कैलकुलेट करने के, और क्वेश्चन ही आपको कहेगा कि अच्छा आप ऐसा करें कि सारे कैश फ्लोज को यहाँ ले जाएं एंड में, ना, कैलकुलेट सरप्लस डेफिसिट एट एंड। ये भी ठीक है, सारे कैश फ्लोज को एक टाइम जोन पे जमा करना इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम इन सबको यानी ईयर वन ईयर टू को ऐसे उनकी अपनी अपनी वैल्यूज ऐड नहीं कर सकते, ये कंपेरेबल नहीं है। लेकिन अगर हम ये करें कि ईयर फोर को भी ईयर फाइव पे ले जाएं, ईयर थ्री को भी यहाँ ले जाएं, ईयर टू को भी यहाँ ले जाएं, इसे भी यहाँ ले जाएं और यहाँ यहाँ ले जाएं, तो ये सब अगेन एक टाइम जोन की वैल्यूज हो गई। ये ईयर फाइव के एंड की वैल्यू हो गई और इन सबको फिर हम प्लस माइनस कर सकते हैं ना, इन सबको ऐड कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ये एक टाइम जोन की वैल्यूज हैं, कंपेरेबल वैल्यूज बन गई। अब अगर हम कैश फ्लोज को आगे ले जाएं, इस प्रोसेस का नाम है फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन। जब हम पीछे लाते हैं तो हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन, जब हम आगे ले जाते हैं तो हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन। तो बिल्कुल वही फॉर्मूलाज जैसे इंडिविजुअल कैश फ्लोज की यहाँ डिस्काउंटिंग करते हैं, फॉर्मूला यही होता है, एस इज इक्वल टू पी वन प्लस आई। इसको उल्टा कर देते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू है ना, ये प्रेजेंट वैल्यू है, तो हम कहते हैं पी इज इक्वल टू एस। इस प्रोसेस का नाम है डिस्काउंटिंग। ये पी डिटर्मिनेशन है, ये फॉर्मूला डिस्काउंटिंग का है। अब अगर हमने इंडिविजुअली कैश फ्लो को आगे ले जाना है तो अब हमने यही फॉर्मूला यूज करना है, और अब ये हमारी फ्यूचर वैल्यू है, हम आगे ले जाएंगे। सिमिलरली अगर एन्युटी है, एन्युटी की डिस्काउंटिंग हम करते हैं, P इज इक्वल टू आर वन माइनस वन प्लस आई पावर माइनस एन डिवाइड बाई आई। तो यहाँ हम एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, वन प्लस आई पावर पॉजिटिव एन है ये, माइनस वन डिवाइड बाई आई, राइट। तो कहने का मकसद ये है कि भाई थोड़ा मोटा मैं फॉन्ट यूज कर लेता हूँ, ठीक है, ये बल्कि ये कर लेता है, ठीक है जी। तो ये फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हो गया एन्युटी का, राइट। अब आ गया, अगर हम ये फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, राइट, तो हम आगे ले जा रहे हैं। तो हमने ये बात पढ़ी है क्योंकि क्वेश्चन बाद औकात ये कहता है, बाद औकात क्वेश्चन ये भी कहता है आपसे, ऐसा भी हो जाता है। तो बाद औकात क्वेश्चन हमें ये भी कहता है कि जी आप ऐसा करें, सबको इस टाइम जोन पे जमा कर दें, यहाँ पे आप प्राइस कैलकुलेट कर दें। तो अब क्या होगा, अब कुछ कैश फ्लोज जो आपके आगे हैं ये पीछे आएंगे। जब ये पीछे आएंगे तो इनकी तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी, और कुछ कैश फ्लोज ऐसे होंगे जिनको अब आप आगे ले जाएंगे तो इनकी फ्यूचर वैल्यूज डिटरमिन हो रही होंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। जब अब ऐसे क्वेश्चंस करने हैं तो अब इसमें दोनों कॉन्सेप्ट्स आ गए, प्रेजेंट वैल्यू के साथ फ्यूचर वैल्यू डिटर्मिनेशन का भी कॉन्सेप्ट आ गया। इज एवरीबॉडी विथ मी? उसकी तो हमने ये बातें की हैं उन लेक्चर्स में फ्यूचर वैल्यूज की, और हमने इस फॉर्मूले की भी कुछ फंडामेंटल्स आपको बताए हैं, जैसे कि प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या करता है, वो हमें प्रेजेंट वैल्यू देता है वन पीरियड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट कैश फ्लो, है ना। जैसे हम प्रेजेंट वैल्यू, अगर हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला,
ये फॉर्मूला क्या करता है कि अगर कैश फ्लोज लेट से ईयर 3 से सारे स्टार्ट हो रहे हैं एन्युटी, तो ये एक पीरियड पीछे ले आएगा। ईयर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो 0 पे ले आएगा, ईयर 3 से हैं तो ईयर 2 पे लाएगा, फिर फर्दर डिस्काउंटिंग करते हैं। इस फॉर्मूला का करेक्टरिस्टिक ये है। ऑन द अदर हैंड, ये जो फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला है ये एग्जैक्टली फ्यूचर वैल्यू देता है एज एट द लास्ट कैश फ्लो ऑफ द सीरीज। ये आगे नहीं ले जाता, ये वन पीरियड आगे नहीं ले जाता, ये एग्जैक्टली उस, अगर लेट से हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं और हमारे पास कैश फ्लोज हैं, एन्युटी है हमारे पास, तो ये क्या करेगा, ये फ्यूचर वैल्यू फार्मूला इन सबको उठा के यहाँ पे उनकी फ्यूचर वैल्यू दे देगा ईयर 4 पे, जहाँ पे लास्ट कैश फ्लो ऑफ द सीरीज है। ये फार्मूला ये काम करेगा। अनलाइक एन्युटी फार्मूला कि अगर ईयर 1 से शुरू हो रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, तो वो टाइम 0 पे लाता है, एक पीरियड पीछे लाता है। फ्यूचर वैल्यू फार्मूला एग्जैक्टली उस पॉइंट इन टाइम पे ले जाता है जिस पॉइंट इन टाइम पे आपका लास्ट कैश फ्लो ऑफ द सीरीज मौजूद है। तो ये बात हमने भी की है, फ्यूचर वैल्यूज के लिए फॉर्मूलाज की यूटिलिटी कैसे होगी। इसमें एक दो क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैंने आपको कहा था वो हम करेंगे। डाइमारू का क्वेश्चन है जिसमें प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू दोनों है। एक स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन का, ये सारे पुराने पास पेपर्स के कुछ सेक्शन है, बट दीज आर गोल्डन क्वेश्चन फॉर बेंचमार्किंग पर्सपेक्टिव। जब आप इन्हें अटेम्प्ट करते हैं और आप ठीक कर लेते हैं तो आपकी काफ़ी डिस्काउंटिंग के, प्रेजेंट वैल्यू के, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। इसमें क्वार्टरली, नॉन एनुअल, पीरियोडिक कैश फ्लोज भी आते हैं। तो बाकी सारी बातें वही हैं। अगर हमारे कैश फ्लोज पीरियोडिक हैं तो ऑफ कोर्स आई, अगर पीरियोडिक कैश फ्लो है तो एन नंबर ऑफ पीरियड्स होंगे। वो सारी बात आई और एन की जैसे वहाँ प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले में है, वही फ्यूचर वैल्यू के इस फॉर्मूले के अंदर है। तो ये बातें आपको इस कॉन्सेप्ट के अंदर मिलेंगी। ये पढ़ लेते हैं जब हम, तो उसके बाद फिर हमने आईआरआर और एमआईआरआर की डिस्कशन शुरू की है। आईआरआर का पुराना कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज कराया है जो आप कैफ में पढ़ के आए हैं। क्या क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन आया है? जी बिल्कुल काम आते हैं जब आप मॉडलिंग करते हैं। सीएफओ का ये काम नहीं होता, लेकिन सीएफओ की जो फाइनेंस की टीम होती है उनका ये काम होता है, वो यूज़ करते हैं बिल्कुल। जब आप मॉडलिंग करते हैं, कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करते हैं, सिर्फ ये है कि एक्सेल शीट में आईआरआर कैलकुलेट करते हैं तो आईआरआर वैसे कैलकुलेट करने के बजाय फॉर्मूला लिख देते हैं और एक्सेल खुद कर देता है, आईआरआर कैश फ्लोज दे देते हैं और वो आईआरआर निकाल देता है। राइट। एनपीवी एनपीवी लिखते हैं, कैश फ्लोज देते हैं, रेट देते हैं, वो एनपीवी निकाल देता है, या आप डिस्काउंटिंग करते हैं। तो ये सारे काम करते हैं बाय ऑल मीन्स आप, जब आप मॉडलिंग कर रहे होते हैं, जब आप इवेल्युएशन कर रहे होते हैं। तो नेचुरली डिपेंड करता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 600 लोग हैं फाइनेंस में, तो वो सीएफओ का ये काम ही नहीं है, जनरल मैनेजर का भी काम नहीं होगा। नेचुरली फाइनेंस मैनेजर, असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो करके देते हैं, सीएफओ उनको यूज़ करता है। अच्छा अब आइए आईआरआर और एमआईआरआर। आईआरआर की कैलकुलेशन, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अ, और उसकी बेसिक्स रिवाइज करवाई गई हैं बेसिकली। लेकिन ये आप जिस भी लेवल पे पहुंचे, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, वो काम आपको कोई भी करके दे, अगर आपको ये पता नहीं है ये काम हुआ कैसे है, यू वोंट बी एबल टू प्रॉपरली यूटिलाइज इट, यू वोंट बी एबल टू सुपरवाइज योर टीम्स प्रॉपरली। तो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। अभी आईआरआर की कैलकुलेशन है, आज तो एक्सेल आप या फाइनेंशियल कैलकुलेटर में आप आईआरआर लिखते हैं, बटन दबाते हैं और आईआरआर आ जाता है। बट यू शुड नो हाउ दिस आईआरआर इज बीइंग कैलकुलेटेड बिहाइंड द सीन। ये आपका कैलकुलेटर या एक्सेल स्प्रेडशीट पीछे क्या फॉर्मूला यूज कर रहा है, वो इंटरपोलेशन कर रहा है, हिट एंड ट्राई कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे आईआरआर इंटरपोलेशन के थ्रू निकलता है। ये जो हमारा फॉर्मूला है, वेयर ए इज लोअर रेट with positive NPVP, B is higher rate with negative NPVN, right? तो आईआरआर की कैलकुलेशन जो है उसका ये इंटरपोलेशन का फॉर्मूला एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे इंटरपोलेट करता है।
इसके लिए आप एक लोअर रेट लेते हैं, एक हायर रेट लेते हैं, फिर ये फॉर्मूला क्या करता है, उन दोनों के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप अज्यूम करता है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप ए और बी जो है ना आपके विद इन एक सर्टेन थ्रेशोल्ड हो, आइडियली 5 से 6% का इनके दरमियान डिफरेंस हो, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो ये आपको फंडामेंटल्स ऑफ द आईआरआर का जो पुराना फॉर्मूला है वो पूरा एक्सप्लेन किया गया है, कैलकुलेशंस कराई गई हैं। और आईआरआर बेसिकली ये अज्यूम करता है एनपीवी, ये फॉर्मूला एनपीवी और डिस्काउंट रेट के दरमियान स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप, और इसके थ्रू हम वैसे निकालते हैं। बस अब तो खैर हमारे पास स्प्रेडशीट मौजूद है, उसमें हम आईआरआर लिखेंगे तो भी आईआरआर कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन हमें इस फॉर्मूले के फंडामेंटल्स और आईआरआर के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए कि आईआरआर क्या रेट है। आईआरआर वो रेट है जिसको अगर डिस्काउंट रेट यूज किया जाए तो एनपीवी जीरो हो जाए, विच इन शॉर्ट मीन्स आईआरआर इज द एक्चुअल रिटर्न ऑफर्ड बाय द इन्वेस्टमेंट। एक्चुअल रिटर्न, अगर मैं कहूं कि किसी इन्वेस्टमेंट का आईआरआर 15% है, इसका मतलब है कि 15% का रिटर्न वो ऑफर कर रही है इन्वेस्टमेंट, तो 15% से अगर मैं डिस्काउंट करूं और एनपीवी जीरो हो जाए तो एग्जैक्टली 15% मिल गया। ना उससे 1 रुपया या 1% ज्यादा, ना उससे 1 रुपया 1% कम। क्योंकि जीरो होने का मतलब एनपीवी जीरो अगर किसी रेट पे हो जाए तो इसका मतलब है वो इन्वेस्टमेंट वही रिटर्न दे रही है। पॉजिटिव एनपीवी का मतलब आपके डिस्काउंट रेट से ज्यादा, नेगेटिव एनपीवी का मतलब आपके डिस्काउंट रेट से कम मिल रहा है आपको, पॉजिटिव का मतलब उसके ओवर एंड अबव मिल रहा है। एनपीवी जीरो होने का मतलब एग्जैक्टली वही मिल रहा है। तो आईआरआर वो रेट है जो कि एक्चुअल रेट ऑफर्ड, तो इसका मतलब है अगर मैं आईआरआर ही को डिस्काउंट रेट बना के डिस्काउंटिंग करूं तो एनपीवी जीरो होनी चाहिए। ये मेरा कंट्रोल चेक होता है हमेशा। आईआरआर इज द रेट जिसको अगर डिस्काउंट रेट बना के डिस्काउंटिंग की जाए तो एनपीवी जीरो हो जाए, तो उससे इंच हो जाएगा कंफर्म कि हाँ यही एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑफर कर रही है, ना उससे कुछ ज्यादा ना उससे कुछ कम। तो उसकी कैलकुलेट, पहले तो आईआरआर का कॉन्सेप्ट और उसकी कैलकुलेशन, ये सारी बातें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में मिलेंगी इसमें। फिर हमने ये बात भी की है कि ये जो आईआरआर है, आईआरआर बमुकाबला एनपीवी भी करवाया है। आईआरआर टेक्निक बहुत अच्छी टेक्निक है इन दैट सेंस के इज इजी टू एक्सप्लेन। आईआरआर के थ्रू डिसीजन करना आसान भी है, और किसी नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाले आदमी को एक्सप्लेन करना भी आसान है। अगर मैं किसी को कहूं कि मेरी इन्वेस्टमेंट मुझे ऑफर कर रही है रिटर्न ऑफ, यानी मेरा आईआरआर है 15%, मेरी इन्वेस्टमेंट मुझे 15 ऑफर कर रही है और मेरा रिक्वायर्ड है 11%, तो कोई नॉन फाइनेंस भी कहेगा भाई 15 मिल रहा है, रिक्वायर्ड 11 है, तो इन्वेस्टमेंट कर लो, डिसीजन कर लो। ऑन दी अदर हैंड मैं कहूँ कि मेरी किसी नॉन फाइनेंस आदमी को मैं कहूँ कि मेरे प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव इतना है, पहले से समझाना पड़ेगा कि एनपीवी होती क्या है, पॉजिटिव एनपीवी क्या होती है, नेगेटिव क्या होती है। तो इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। आईआरआर इज क्वाइट इजी टू एक्सप्लेन टू इवन नॉन फाइनेंस गाइस। इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन आसान है। अच्छा, दूसरा ये कि आपको ये आईआरआर ये बता देता है कि आपका प्रोजेक्ट एग्जैक्टली आपको रिटर्न परसेंटेज टर्म में दे कितना रहा है। पॉजिटिव एनपीवी से आपको ये तो पता चलता है कि आपको रिक्वायर्ड रेट से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, कितना मिल रहा है आपको ये नहीं पता होता, वो आईआरआर आपको ये भी बता देता है। लेकिन आईआरआर की अपनी कोई लिमिटेशंस हैं जो हम पढ़ते हैं यहाँ। वो आईआरआर की एक लिमिटेशन है मल्टीपल आईआरआर। बाद औकात कैश फ्लोज आपको एक से ज़्यादा आईआरआर देते हैं किसी प्रोजेक्ट के। वो कौन से कैश फ्लोज होते हैं, वो कैसे अनकन्वेंशनल, ये बात बताई गई है कि मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा। लेकिन एनपीवी हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट की यूनिक होती है। एनपीवी एक से ज्यादा नहीं हो सकती, एक ही है, ओनली वन एनपीवी होती है हर प्रोजेक्ट की। दे कांट बी मल्टीपल एनपीवीज। एक रिक्वायर्ड रेट पे जब आप डिस्काउंटिंग करेंगे तो एक एनपीवी निकलेगी। तो ये प्रॉब्लम यहाँ नहीं होता। ठीक है, मल्टीपल आईआरआर्स का। आईआरआर टेक्निक का अच्छा, दूसरा आईआरआर टेक्निक हमें ये नहीं बताती कि जी मेरी शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स वेल्थ
कितनी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, मुझे ये नहीं बताती। एनपीवी से मुझे ये पता चल जाता है कि मेरी शेयर होल्डर्स वेल्थ इन्हांसमेंट कितनी हो रही है ये प्रोजेक्ट करके। तो इस तरीके के ना हमने कुछ डिस्कशंस की हैं, मुकाबला करवाया है एनपीवी का आईआरआर के साथ। और फिर हमने एक और कॉन्सेप्ट यहीं डिस्कस किया है, वो है एमआईआरआर का, मॉडिफाइड आईआरआर का। आईआरआर के साथ एक मसला और भी है, वो ये है कि आईआरआर टेक्निक एक री इन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशन की हम बात करते हैं। यहाँ पे हमने इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में मिलेगा। आईआरआर टेक्निक और एनपीवी, जब भी आप इन टेक्निक्स के थ्रू किसी भी एक प्रोजेक्ट को अप्रेस करेंगे, एक प्रोजेक्ट को, तो जिस प्रोजेक्ट का आईआरआर रिक्वायर्ड रेट से ज़्यादा होगा, यकीनन उनकी एनपीवी पॉजिटिव होगी। जिस प्रोजेक्ट का आईआरआर लेस देन रिक्वायर्ड होगा, उसकी एनपीवी नेगेटिव होगी। जिसका आईआरआर एग्जैक्टली रिक्वायर्ड रेट के बराबर आ गया तो उसकी एनपीवी जीरो होगी। ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस फॉर एनी प्रोजेक्ट, ऑन स्टैंड अलोन बेसिस एनपीवी एंड आईआरआर will yield सेम रिजल्ट। कोई अलग अलग नतीजा नहीं देंगे आप। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को स्टैंड अलोन बेसिस पे वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम करके देखेंगे और उनका इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे, चाहे वो एनपीवी से करें चाहे आईआरआर से करें, ये दोनों टेक्निक्स आपको सेम नतीजे तक पहुंचाएंगी। कोई टेक्निक ऐसा नहीं है कि एनपीवी कहे प्रोजेक्ट वायबल है और आईआरआर कहते प्रोजेक्ट वायबल नहीं है, ऐसा नहीं होता कभी भी। अगर आईआरआर कहेगा प्रोजेक्ट वायबल है तो एनपीवी भी कहेगी प्रोजेक्ट वायबल है, आईआरआर कहेगा प्रोजेक्ट वायबल नहीं है, एनपीवी भी कहेगी प्रोजेक्ट वायबल। हाँ, लेकिन ऑन बाद औकात ऐसा हो जाता है कि दो प्रोजेक्ट्स हैं ए और बी, दोनों ही वायबल हैं, दोनों ही वायबल प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों ही पॉजिटिव एनपीवी हैं, और दोनों ही का आईआरआर ग्रेटर देन रिक्वायर्ड है। दोनों वायबल प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों टेक्निक्स कह रही हैं वायबल हैं। अब मुझे करना क्या चाहिए? अगर मुझे दो में से कोई एक पिक करना है तो मुझे ए करें या बी करें? तो इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग ऑफ वायबल प्रोजेक्ट्स ऐसा हो सकता है कि आईआरआर टेक्निक कहे कि ए कर लो, ए ज्यादा बेहतर है, और एनपीवी कहे कि बी कर लो, बी ज्यादा बेहतर है। इन रैंकिंग ऑफ वायबल प्रोजेक्ट्स, एनपीवी एंड आईआरआर can give contrasting, contradictory suggestions। ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव एनपीवी या वायबल प्रोजेक्ट्स की रैंकिंग एनपीवी कुछ बता दे और आईआरआर कुछ बता दे, ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं है कि आईआरआर कहे कि प्रोजेक्ट वायबल है और एनपीवी कह दे प्रोजेक्ट वायबल नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर आईआरआर कहेगा प्रोजेक्ट वायबल है तो एनपीवी भी कहेगी प्रोजेक्ट वायबल है, आईआरआर कहेगा प्रोजेक्ट वायबल नहीं है तो एनपीवी भी कहेगी। लेकिन रैंकिंग ऑफ पॉजिटिव एनपीवी इन कंपेयरिंग द प्रोजेक्ट्स यू कैन अल्टीमेटली गेट डिफरेंट, जो है वो क्या कहते हैं, यू कैन गेट अल्टीमेटली डिफरेंट रैंकिंग्स। ऐसी सूरत क्यों होती है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है?
और इसका सोल्यूशन क्या है, व्हाई डज दिस हैपन, तो हमने ये पढ़ा है इसका रीजन, डिफरेंट री इन्वेस्टमेंट रेट असम्पशंस हैं। assumption आईआरआर की अलग है और एनपीवी की अलग है, दोनों की डिफरेंट री इन्वेस्टमेंट रेट असम्पशंस हैं। इसकी वजह से ये कन्फ्लिक्ट, ये कंट्राडिक्शन आती है, कैन गिव conflicting contradictory contrasting suggestions, राइट। तो आईआरआर और एनपीवी, तो ये क्या है री इन्वेस्टमेंट रेट असम्पशन, आईआरआर टेक्निक क्या अज्यूम करती है, एनपीवी क्या अज्यूम करती है, विच वन इज बेटर। तो ये बात हम सारी यहाँ पढ़ते हैं। आईआरआर टेक्निक अज्यूम करती है कि कैश फ्लोज आप प्रोजेक्ट के आईआरआर की बेसिस पे री इन्वेस्ट करेंगे। जब प्रोजेक्ट आता है ना, तो प्रोजेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैश फ्लो जनरेट करता है। वो कैश फ्लोज भी तो कहीं आप री इन्वेस्ट करेंगे ना। अगर प्रोजेक्ट है, उसने पहले साल आपको एक्स नेट कैश फ्लो इनफ्लो दे दिया, दूसरे साल और दे दिया, तीसरे साल और दे दिया, ये प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज भी तो कहीं पर डिप्लॉय होंगे ना। ये हमें नजर नहीं आता कैलकुलेशन करते हुए, लेकिन एक बुनियादी अजम्पशन है जो इन टेक्निक्स के बैकग्राउंड में चल रही होती है, वो हमने एक्सप्लेन की है यहाँ। आईआरआर टेक्निक की थोड़ी अजम्पशन अनरीजनेबल है, वो कहती है जो भी प्रोजेक्ट का आईआरआर है यू विल बी एबल टू फ्लो बैक एट द सेम रेट। एनपीवी की अजम्पशन हमें ज़्यादा बेहतर लगती है। ये अजम्पशन अज्यूम करती है एनपीवी कि यू विल बी एबल टू एटलीस्ट earn what is required rate, you will be able to flow back the cash flows at a rate equal to your required rate। तो ये डिफरेंट अजम्पशन की वजह से डिफरेंट रैंकिंग्स आती हैं। बेहतर अजम्पशन हमें एनपीवी की मिलती है। फिर इसी की अजम्पशन की बेसिस पे एक आईआरआर निकालें विद सेम अजम्पशन, वो बन जाता है मॉडिफाइड आईआरआर। मॉडिफाइड आईआरआर इज आईआरआर calculated with same reinvestment rate assumption as that of IRR. Calculation of MIRR is even simpler than IRR, right? MIRR की कैलकुलेशन करते हुए हम सारे कैश फ्लोज को दो हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं। अगर हमारा आउटफ्लो है उसको हम अलग करते हैं, सारे इनफ्लोज को उठाते हैं, रिक्वायर्ड रेट पे आगे ले जाते हैं, जैसे मैंने कहा फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं इन सबकी, और एक सारे कैश फ्लोज को दो कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर देते हैं, एक पी एक एस। और ये हम इन्फ्लेट करते हैं यूजिंग रिक्वायर्ड रेट, हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं यूजिंग रिक्वायर्ड रेट। हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये कैश फ्लोज री इन्वेस्ट हो रहे हैं, फ्लो बैक हो रहे हैं एट रिक्वायर्ड रेट, री इन्वेस्ट हो रहे हैं, ये फ्लो बैक हो रहे हैं एट रिक्वायर्ड रेट। फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग रिक्वायर्ड रेट हम इनकी, राइट। यस, और हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं, ये एस वैल्यू, ये हमारी पी की वैल्यू, और ये यहाँ से जो फिर आई निकलता है वो बन जाता है MIRR। तो ये पूरा प्रोसेस हमने सिखाया है, डिस्कस किया है अपनी MIRR की कैलकुलेशन के अंदर, राइट। तो MIRR की कैलकुलेशन आप देखेंगे बाद, अब एग्जाम में एक ऐसे एग्जामिन होता है कि आपको कैश फ्लो का एक पूरा एनपीवी का क्वेश्चन है और साथ में वो कहता है कि अच्छा आप आईआरआर भी निकाल लें या एनपीवी निकालें, साथ में MIRR भी निकाल दें, मॉडिफाइड आईआरआर भी कैलकुलेट कर लें, तो हम MIRR भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस इज अबाउट आईआरआर एंड MIRR। अच्छा समय आपका क्या क्वेश्चन है, सपोज डिसीजन वायबल है एंड ड्यूरिंग प्रोजेक्ट अनड्यू सर्कमस्टेंसेस से प्रोजेक्ट का फेलियर नजर आए, फिर उस सूरत में कंपनी क्या करती है। देखिए अगर आपने प्रोजेक्ट एक स्टार्ट कर दिया है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस, अब प्रोजेक्ट आपको लग रहा है कि जी अब सिचुएशन डिफरेंट हो गई, तो फिर आप उस सिचुएशन पे खड़े होकर देखेंगे कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। अब यहाँ से जो हो गया वो हो गया, वो संक है। फिर आप एक और डिसीजन के नेक्स्ट फेज में आ जाते हैं, क्या मैं कंटिन्यू करूँ कुछ मॉडिफिकेशन करके, कुछ रिस्क मैनेजमेंट करके, उसके क्या ऑप्शंस हैं, या मैं प्रोजेक्ट को आज ही टर्मिनेट कर दूं कि भाई जितना लॉस हो गया मजीद लॉस ना करें, लेट्स नॉट थ्रो गुड मनी बिहाइंड बैड मनी। ये डिसीजन फिर उस पॉइंट इन टाइम पे होता है। ऐसे भी वैसे क्वेश्चन आए हैं एक आध आपके पास पेपर में, मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था जी, अब 2 साल हो गए हैं,
अब फ्यूचर की पहले ये सोचा था कि इतनी इतनी सेल्स बढ़ेंगी, ये प्राइस होगी, और अब नजर आ रहा है कि अगले जो 2 साल हो गए हैं, लेट से 6 साल का प्रोजेक्ट था, रिमेनिंग 4 साल रह गए हैं, अब अगले 4 सालों में ये नजर आ रहा है। और आज अगर बेच देते हैं इसको तो ये सिचुएशन है, डिस्पोज करते हैं फ्यूचर में 4 साल अगर चलाते हैं तो ये सिचुएशन है। तो अब हम वहां खड़े होके ये देखेंगे कि आज डिस्पोज करते हैं तो ये वैल्यू है, और 4 साल आगे चलाते हैं तो वो कैश फ्लोज को हम जो भी उसकी फ्यूचर के अजम्पशंस हैं उसकी बेसिस पे बना के हम डिस्काउंट करके उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। दिस इज हाउ वी टेक दोस डिसीजन। एक है वो एक मार्ट का क्वेश्चन है, ट्रेवल मार्ट या इस तरीके का, पास पेपर में, विच इज एग्जैक्टली रिगार्डिंग दिस सिनेरियो, कि जिसमें आपने अज्यूम किया कि मैं मार्ट बना रहा हूँ और मेरी ये सेल्स की ग्रोथ होगी, मैं ये मेरी कॉस्ट होंगी, मैं ऐसे चलूंगा। अब 2 साल के बाद आप रीअसेस कर रहे हैं कि जो सोचा था ऐसे हुआ नहीं है, अब क्या किया जाए, आज बेच दें तो ये हो सकता है, आज ना बेचें अगले 3 साल चलाएं तो ये हो सकता है। तो उसको कंपेयर कर लेंगे वहां खड़े होके हम, जो हो चुका है वो संक है, अब क्या हो सकता है, बेचेंगे तो क्या हो सकता है, वो क्या मिलेगा, चला के हम अगर 3 साल बाद इसको खत्म करते हैं या 4 साल बाद तो क्या होगा। दिस इज हाउ यू टेक दैट डिसीजन, इज दैट ओके। और ये प्रैक्टिकली बड़ा कॉमन है, यू फेस सच सिनेरियोज इन प्रैक्टिकल लाइफ। बिजनेसेस ये कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट कर रहे होते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, जहां भी उन्हें लगता है इफ इट्स गोइंग अगेंस्ट व्हाट वाज इनिशियली अज्यूम्ड और थॉट। ठीक है बेटा, इज दिस ओके। तो आज हम यहां तक जब आप कर लेंगे तो इफेक्टिवली आप बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के एरिया को कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद फिर स्टार्ट होगा आपका हमारा एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एरिया। और उसमें सबसे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि वो डिस्काउंट रेट होता क्या है, व्हाट इज डिस्काउंट रेट। एक कंपनी अपने लिए डिस्काउंट रेट कैसे आइडेंटिफाई करती है, व्हाट इज दैट रेट। इस डिस्काउंट रेट को हम जो रिक्वायर्ड रेट कहते हैं, वो रिक्वायर्ड रेट क्या है, किसी सीईओ के ख्वाब में या सीएफओ के ख्वाब में तो नहीं आता। वो कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन सम फंडामेंटल्स, वी कैलकुलेट, वी गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग इट बेस्ड ऑन सम लॉजिक्स। देयर इज अ मेथड टू मैडनेस हियर। तो व्हाट इज द appropriate relevant discount rate, what is appropriate relevant discount rate, पहले तो हमने ये बात की है। और ये इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, शुरू के जो लेक्चर्स हैं, कि आप देखेंगे पूरे एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में बार बार मैंने इसे रेफर किया है। ये समझ में आ जाता है तो आपको समझ में आता है कि भाई फिर हम क्यों एक्स पढ़ रहे हैं, क्यों वाई पढ़ रहे हैं, हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ क्यों रहे हैं लेकिन अक्सर उसको यूज क्यों नहीं करते एज अ रिक्वायर्ड रेट। वजह क्या है, कब यूज कर सकते हैं, कब यूज नहीं कर सकते, क्यों मार्जिनल कॉस्ट की कैलकुलेशन डिस्कशन कर रहे हैं, क्यों ये सारी बातें आगे पढ़ रहे हैं, वो सारे डॉट्स कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं जब आप ये बात समझ लेते हैं। तो मैं आज इसको मजीद डिस्कस नहीं कर रहा, आज तो ऑब्जेक्टिव ये था कि जो दोस्त बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको हम ऑन बोर्ड ले लें, कुछ मैंने बातें कर ली। एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के एरिया से नेक्स्ट वेबिनार में हम बात शुरू करेंगे। जो लेक्चर्स हो चुके हैं उनको आप रिवाइज करेंगे, यहाँ से आप भले लेक्चर इसके देख के आ जाएं शुरू के, मैं यहीं से डिस्कशन शुरू करूंगा, फिर हम इसे आगे ले जाएंगे। इज दैट ओके। इफेक्टिवली यहाँ हमने कंक्लूड ये किया है कि द रिटर्न, हम एक चार्ट बनाते हैं और उसकी पूरी है, एक ऑर्गेनाइजेशन अगर है, कंपनी, इतनी बात मैं कर देता हूँ, जिसके फाइनेंसर्स होते हैं इक्विटी होल्डर्स और लेंडर्स। दो ही तरीकों से कंपनी के पास पैसा आता है, या इक्विटी का पैसा आता है या डेट का पैसा आता है। उसे कंपनी डिप्लॉय करती है अपने डिफरेंट ऑपरेशंस में, प्रोजेक्ट्स में, इन्वेस्टमेंट्स में, राइट। तो इफेक्टिवली द रिटर्न रिक्वायर्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट्स, कंपनी को अपनी इन्वेस्टमेंट से क्या पैसे चाहिए, क्या रिटर्न चाहिए, ये जितनी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स की डिफरेंट नामों से
इससे कंपनी को क्या चाहिए, 10% चाहिए, 12% चाहिए, 15% चाहिए, 18% चाहिए, ये डिपेंड करता है कि कंपनी के फाइनेंसर्स को कंपनी से क्या चाहिए। अगर इन्होंने कंपनी को पैसा दिया है तो इन्हें कंपनी से वापस रिटर्न चाहिए। इनको क्या रिटर्न चाहिए कंपनी से? जो इनको कंपनी से रिटर्न चाहिए वही कंपनी को प्रोजेक्ट से अर्न करना चाहिए इफेक्टिवली। तो ये इफेक्टिवली ये यूं बन जाएगा सिचुएशन, ये कंपनी के पास आएगा तो अल्टीमेटली जाएगा किनके पास, इक्विटी और लेंडर्स के पास। तो हम कहते हैं द रिटर्न रिक्वायर्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट्स शुड बी द रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द फाइनेंसर्स ऑफ द कंपनी। जब इक्विटी होल्डर कंपनी को शेयर होल्डर पैसा देता है उसको रिटर्न चाहिए, लेंडर कंपनी को पैसा देता है उसे भी रिटर्न चाहिए, राइट। और इनको तो रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द फाइनेंसर्स है, कंपनी के लिए उसे हम कहते हैं इट्स एक्चुअली दी, यूं कह लें विच फॉर द कंपनी इज एक्चुअली द इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, राइट। तो हम यूं बात कहते हैं द रिटर्न रिक्वायर्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द कंपनी। जो कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वही कंपनी को आगे अपनी इन्वेस्टमेंट से अर्न करना है। फिर कौन सी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, वेटेड एवरेज कॉस्ट? नहीं, हम कहते हैं दैट्स एक्चुअली द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं कि व्हाट इज एंड व्हाई इज इट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर हम ये बात भी करते हैं कि इन ये तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात हो गई कि द रिटर्न रिक्वायर्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट्स इज एक्चुअली द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द कंपनी। इन सम केसेस आपकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेटेड एवरेज कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बराबर होती है, इन मैनी केसेस ये नहीं होती बराबर। इन मैनी केसेस your marginal cost of capital is not equal to weighted average cost of capital। फिर हम मार्जिनल कॉस्ट ही डिटरमिन कर रहे होते हैं। जब ये सिचुएशन होती है तो हम वैक को यूज कर लेते हैं, लेकिन वैक से हमें कोई मोहब्बत नहीं है। इफेक्टिवली हमें चाहिए फॉर एज अ डिस्काउंट रेट फॉर द कंपनी इज ऑलवेज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने शुरू में डिस्कस किया है। और यहीं से बात हमारा पूरा एरिया ये एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का शुरू होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, ये लेक्चर को एक नहीं दो बार एटलीस्ट आपने देखना है। जब आप ये देख लेंगे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसी पे फिर पूरी इमारत। फिर हम कहते हैं अच्छा ये बात क्लियर हो गई लेकिन पहले वैक की कैलकुलेशन सीख लेते हैं, क्योंकि कहीं जब वैक मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा तो हम वैक यूज कर सकते हैं, क्योंकि वैक की कैलकुलेशन मार्जिनल कॉस्ट की कैलकुलेशन से आसान है, इसलिए हम वैक भी पढ़ लेते हैं। फिर हम वो सिचुएशंस देखते हैं जहां वैक इज नॉट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सो वैक कैन नॉट बी यूज एज अ डिस्काउंट रेट, वैक इज इररेलेवेंट। फिर मार्जिनल कॉस्ट की कैलकुलेशन सीखते हैं। वो कैलकुलेशन तक पहुंचने के लिए हम कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल थ्योरी, एमएम थ्योरी, हम रिस्क रिटर्न मॉडल्स पढ़ते हैं, सीएपीएम पढ़ते हैं, पोर्टफोलियो थ्योरी पढ़ते हैं। और फिर हम अल्टीमेटली मार्जिनल कॉस्ट या रिस्क एडजस्टेड वैक जो कि एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कैलकुलेट करते हैं। फिर आखिर में हम एपीवी तक पहुंचते हैं। तो यूं हमारी ये सीक्वेंस पूरी क्लियर हो जाती है, डॉट्स डॉट से कनेक्ट हो जाते हैं। अगर हमारा प्रॉपर पहला लेक्चर का कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन बन जाए तो उस फाउंडेशन पे इमारत मजबूत बन जाएगी। इज दिस ओके? इज एवरीबॉडी विथ मी? यहाँ तक बस मैं अभी अपने लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, आज के वेबिनार को। और यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो डिस्कस कर लें, और अगर कोई चीज़ पूछनी है, कोई क्वेश्चन है वो कर लें। अदरवाइज वी विल मीट इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे। जी अनवर साहब, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप भी पूछ लें। समी, इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन प्लीज फील फ्री। राइट, तो लेट्स मीट इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे। और आपने एटलीस्ट 9 से 11 घंटे स्पेंड करने हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने हैं, ताकि अगली क्लास में हम ज़्यादा इन्फॉर्म्ड, ज़्यादा अच्छी डिस्कशन भी कर सकें। थैंक यू सो मच।
अल्लाह हाफिज।